आज का वीडियो हमारा एसएससी सीरीज का 5th वीडियो होने वाला है और इसमें हम एसएससी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है विदेशी आक्रमण से। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? हम सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था सेल्यूकस निकेटर से। और सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर महान का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया और सेल्यूकस ने अपने प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था 130 से 150 के बीच में? शकों का सबसे महान शासक में आता है रुद्रमन। ये वही रुद्रमन है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए सुदर्शन लेक जो कि गुजरात में है, गुजरात में उसका रिपेयरिंग करवाया था। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुदर्शन लेक का मरम्मत किसने करवाया है तब भी क्या हो जाएगा? रुद्रमन। और रुद्रमन शक शासकों में सबसे महान था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सिकंदर ने हाइडेस पास के युद्ध में डैश को हराया था? सिकंदर ने पोरस को हराया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाइडेस पास का लड़ाई कब हुआ है? तो ये हुआ है 326 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। 326 बीसी में हुआ है हाइडेस पास का लड़ाई। और आपसे क्वेश्चन ये भी बना है पहले कि हाइडेस पास का लड़ाई किस नदी के किनारे हुआ है? तो ये हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे हुआ है हाइडेस पास का लड़ाई। अगला क्वेश्चन प्रथम हून आक्रमण कब हुआ? हूनों का आक्रमण जो पहला हुआ है ये 458 में हुआ है, 458 में हुआ है हूनों का आक्रमण। इस समय भारत में कौन सा राजवंश राज कर रहा था? तो ये हो जाएगा गुप्त राजवंश भारत में राज कर रहा था। ये पूछा जाएगा जब हूनों का भारत में आक्रमण हुआ तो कौन सा गुप्त राजा गद्दी में बैठा हुआ था? तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी 458। अगला क्वेश्चन डैश ने राजा हान होती से युद्ध किया था जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था? कनिष्क जो था, कनिष्क ये कुषाण वंश का महान राजा है। कनिष्क ने ही राजा हान होती को हराया था। ऑप्शन ए। गुप्ता एम्पायर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? कुमारगुप्त ने किया है। कुमारगुप्त। आपसे ये भी पूछा गया पहले कि नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ पर विश्वविद्यालय? तो ये बिहार राज्य में है। ऑप्शन ए। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? हमको पता है कि प्रयागराज को क्या कहा जाता है? इलाहाबाद भी कहा जाता है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखवाया है? तो ये समुद्रगुप्त ने लिखवाया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। तो इलाहाबाद प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखवाया है किसके आदेश पे? समुद्रगुप्त के आदेश पे। ऑप्शन बी। गुप्त काल को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त काल को आरंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। गुप्त काल को आरंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। आपसे ये पूछा जाए गुप्त काल कब से स्टार्ट हुआ है? तो 319 एक मिनट 319 बीसी से हुआ है। 319 एडी में हुआ है। बोले गुप्त काल कब ख़त्म हो गया? तो 550 एडी में ख़त्म हो गया है। अगला क्वेश्चन वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से है? तो वाकाटक वंश का सीधा जो संबंध है वो चंद्रगुप्त टू से है। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त टू की जो पुत्री थी, चंद्रगुप्त टू की पुत्री का विवाह वाकाटक राजवंश में हुआ था। ठीक है, तो वाकाटक वंश का सीधा संबंध किससे है? चंद्रगुप्त टू से है। ऑप्शन ए। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी है प्रभावती, कुबेर नामा और डैश की बेटी थी। किसकी बेटी होगी? चंद्रगुप्त टू और कुबेर नामा की पुत्री कौन थी? प्रभावती। और प्रभावती का विवाह किस राजवंश में हुआ था? वाकाटक राजवंश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन
डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त अभी बंगाल में एक जगह है तामलुक। तामलुक को ही प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ताम्रलिप्त कहा जाता था। तो ये प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ऑप्शन सी ताम्रलिप्त। और ये ताम्रलिप्त कहाँ पर है? बंगाल में है। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? भुक्ति शब्द का अर्थ जो होता है एक प्रांत। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे अभी कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होता है कि प्राचीन काल में किस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड यूज होता था। तो भुक्ति वर्ड जो है प्राचीन भारत में गुप्त वंश के समय में भुक्ति वंश का मतलब होता था एक प्रांत, एक एरिया। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द डैश को संदर्भित करता था। वीथी का मतलब क्या होता था गुप्त काल के समय में? इसका मतलब होता है प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? लिच्छवी वंश की लड़की से जो विवाह किया था वो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और कुमार देवी का ही पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था? लिच्छवी की राजकुमारी से कुमार देवी से हुआ था। ऑप्शन सी। 319 से 350 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? यह हो जाएगा गुप्त राजवंश ने भारत पर 319 से 550 ईस्वी तक भारत पर राज किया था। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन सा हो जाएगा? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा है? V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है, V.A. स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने राजा महाराजा अधिराज की पदवी धारण की थी? गुप्त वंश का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए। गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। प्राचीन काल में एक्चुअली जो कृषक होते थे वो कृषक के पास अपना हल होता था और जो भी कृषक हल रखता था उसको एक टैक्स देना पड़ता था, उसको बोलते हैं हलीव कर। ऑप्शन बी हलीव कर। चीनी यात्री सोंगयोंग भारत कब आया था? तो चीनी यात्री सोंगयोंग जो आया था भारत ये 518 में आया था। 518 ईस्वी में आया था चीनी यात्री सोंगयोंग। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री डैश थे। तो 6ठी शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले कौन थे? सोंगयोंग भारत कब आया था? 518 में। हम लोग को ऐसे समझना होगा कि अभी चल रहा 2024, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 21वीं सदी बोलते हैं। मतलब 2000 से जैसे भी डेट पार हो गया, जैसे आगे बढ़ गया डेट, उसको 21वीं सदी बोल रहे हैं। तो 500 से जैसे पार होगा डेट, 518 है तो इसको क्या बोलेंगे? 6ठी शताब्दी। तो 6ठी शताब्दी में भारत की यात्रा कौन सी चीनी यात्री ने की थी? सोंगयोंग। ऑप्शन सी। पोस्ट गुप्ता एम्पायर, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग, जिसको इलाहाबादी बोलते हैं, में हर्ष की सभा में शामिल हुआ था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग भारत कब आया है? 628 ईस्वी में। ह्वेनसांग भारत कब आया है? 628 ईस्वी में। और उसने इलाहाबाद या प्रयाग में जो हर्षवर्धन ने एक सभा रखा था उसमें शामिल हुआ था ह्वेनसांग। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री ह्वेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया? इसमें सारा का सारा ऑप्शन गलत है। जो हर्षवर्धन के 50 साल बाद भारत में आया था उसका नाम था जियांगजोंग। स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं XUAN, जियांगजोंग, ZANG, जियांगजोंग। ये सारा का सारा ऑप्शन गलत है। सारा का सारा ऑप्शन गलत है। ह्वेनसांग के 50 वर्ष बाद भारत में आया था जियांगजेंग।
हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत आया था वो था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का आपसे बुक का नाम भी पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग ने जब भारत आया था तो भारत पर कई सारे किताब लिखा गया था। तो ह्वेनसांग के बुक का नाम क्या है? सी यू की। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाहियान का बुक का नाम क्या है? तो फो कुकिंग। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र डैश ने लिखी थी? हर्षचरित्र जो है किसने लिखा है? बाणभट्ट। किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन का जो ये दरबारी कवि है वो कौन है? तो बाणभट्ट था। अगला क्वेश्चन, राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी डैश साम्राज्य का शासक था? हर्षवर्धन बंगाल के गौड़ वंश का शासक था। गौड़ वंश का एक्चुअली सबसे महान शासक था शशांक था। एक्चुअली शशांक जो है हर्षवर्धन का जो भाई है, बड़ा भाई था, बड़ा भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी? शशांक। इसी के विरुद्ध में हर्षवर्धन ने शशांक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन का जीवनी किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है, हर्षचरित्र नाम से। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उसके दरबारी कवि द्वारा लिखी गई है। कौन सा हो जाएगा? बाणभट्ट। 2020 CGL। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथ की तलाश में भारत आया था। एक्चुअली जितने भी चीनी यात्री भारत आए हैं सब लोग बौद्ध धर्म से इन्फ्लुएंस थे, बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और बौद्ध धर्म को सीखने के लिए वो लोग भारत में आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। ये भी भारत में बौद्ध धर्म की तलाश में आया था, बौद्ध धर्म सीखने के लिए। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था। ये हो जाएगा 618 में पुलकेशिन द्वितीय जो था, ये चालुक्य वंश का महान शासक था, इसने हर्षवर्धन को हराया था 618 ईस्वी में। आपसे ये पूछा जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था किस नदी के किनारे? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे हराया था। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई, इसका भाई कौन था राजा हर्षवर्धन का? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यवर्धन का हत्या किसने किया है? तो ये हो जाएगा राजा शशांक। और राजा शशांक किस वंश का था? तो ये गौड़ वंश का था, बंगाल के गौड़ वंश का था। किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? हर्षवर्धन। साउथ इंडियन डायनेस्टी। प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्य के अधीन था? कर्नाटक में जो चालुक्य राजवंश था उसके जो ये थे उसके अंडर में काम करते थे राष्ट्रकूट। तो एक्चुअली उस समय जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उनको कहा जाता था सामंत। तो कर्नाटक के जो चालुक्य थे उनके सामंत कौन थे? राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट का एक राजा हुआ दंतीदुर्ग ने चालुक्यों के आखिरी राजा को मारा और उसके बाद यहाँ से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक हो जाएगा नेदुज चेलियन द्वितीय, पांड्य वंश का महान शासक। चोल राजा राजराज प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठा? ये जो डेट वाला क्वेश्चन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको रटने के अलावा कुछ नहीं है। 985 ईस्वी में। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने चालुक्य अधिपति की तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से डैश कहा जाता था। अभी थोड़ा देर पहले ही देखें कि चालुक्यों के अधीन कौन थे? राष्ट्रकूट कौन थे? सामंत थे। किसके दरबार में? चालुक्यों के दरबार में। और राष्ट्रकूट और दंतीदुर्ग ने चालुक्य के आखिरी राजा की हत्या कर दी और वहाँ पर नए राजवंश की स्थापना की और वो राजवंश का नाम क्या हो गया? राष्ट्रकूट।
तो उसके बाद एक अनुष्ठान करवाया गया था। इस अनुष्ठान का नाम क्या था? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, ऑप्शन डी। चोल प्रशासन में डैश गांवों के सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बनाई जाती थी। चोल राजवंश के टाइम में एक सभा और दूसरा ऊर, सभा और ऊर दो ये होता था, गांव में यूनिट होता था, इकाई होता था, जो कि गांव को गांव लेवल पर संभालता था। उसको सभा बोलते थे, सभा। हमको एंशियंट भारत से, प्राचीन भारत से 3 वर्ड याद रखना, सभा, समिति और विधाता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी? पांड्य राजाओं की राजधानी कौन सा हो जाएगा? मदुरई। मदुरई है कहाँ पर? तमिलनाडु में। सभा और ऊर दो प्रकार का ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो ये कौन सा हो जाएगा? चोल राजवंश में सभा और ऊर का उल्लेख मिलता है। एहोल डैश की राजधानी थी? एहोल जो है चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी हो जाएगा एहोल। रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? रवि कृति जो था पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? मलाया पर आक्रमण चोलों ने किया था। मलाया पर आक्रमण चोलों ने किया था, ऑप्शन डी। एक्चुअली मलाया जो आज मलेशिया है उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मलाया। तो चोल राजाओं ने मलाया पर आक्रमण किया ताकि वो चीन के साथ व्यापार कर सकें। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं में से एक नहीं है? संगम साहित्य में 3 राजवंश का उल्लेख किया गया है जिसमें चेर, पांड्या और चोल है। संगम साहित्य में चेर, पांड्य और चोल का वर्णन किया गया है। इसमें कौन सा वर्णन नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा पल्लव, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कवि के उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी है? विक्रमादित्य 6 की जीवनी बिल्हन ने लिखी है। ये क्वेश्चन रेलवे में है। विक्रमादित्य 6 उनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी। डैश राजवंश के थे, तो ये किसके होंगे? ये हो जाएंगे चालुक्य। विक्रमादित्य 6 कौन सा राजवंश का था? चालुक्य राजवंश का था। चालुक्य राजवंश ने वतापी में शासन किया, जो कि आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य है। वतापी जो है कर्नाटक में है। वतापी कर्नाटक में है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाला था और डैश राजा के दरबार में था। बासवन्ना चालुक्यों के दरबार में था। ये स्टार्टिंग में कौन सा धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को। बाद में ये कौन सा धर्म एक्सेप्ट कर लेता है? हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है बासवन्ना। रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? रानी रुद्रमावती का संबंध काकतियों से है। रानी रुद्रमावती का संबंध काकतियों से है, ऑप्शन बी। रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी, तो ये हो जाएगा काकतीय। रानी रुद्रमा देवी जो है काकतीय वंश की प्रसिद्ध शासक थी। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी है? बादामी जो है चालुक्यों की पुरानी राजधानी है। बादामी चालुक्यों की पुरानी राजधानी थी। गौतमीपुत्र सतकर्णी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश साम्राज्य के महान शासक थे, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महान शासक था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया है? सिमुक। सातवाहनों का जो ये था, सातवाहनों ने शीशे का सिक्का भारत में सबसे पहली बार चलाया है और नासिक प्रशस्ति जो है सातवाहनों ने लिखवाई थी। नासिक प्रशस्ति
श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का महान राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम था। तो आज का वीडियो हम लोग का यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।